औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हो और अब आप लोग अपने अगले पेपर यानी फिजिक्स की तैयारी करने जा रहे हो। इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी। इस वीडियो में बेटा जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ बोर्ड पर एक्सप्लेन की हुई है, कुछ कॉपी पे एक्सप्लेन की हुई है। ये वीडियो लेक्चर अलग अलग टुकड़ों में था, अलग अलग वीडियो से बेहतर मैंने समझा कि मैं इन सब वीडियोस को आपके लिए कंपाइल कर देता हूं और कंपाइल करने के बाद ये वीडियोस आपके सामने इस वक्त आ रही है। पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कल के पेपर में जो डेरिवेशंस हैं उनको इजीली कर लेंगे। इसी तरह मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स की भी बनाने जा रहा हूं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में तो 0309677677 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज मुझे कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं और सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आए। तो आओ बेटा वन बाय वन मैं आपको मुख्तलिफ डेरिवेशन समझाता हूं। मैं इस वक्त लाइव चैट में आप लोगों के साथ मौजूद भी हूं, बात भी कर रहा हूं, ताकि अगर कोई चीज आपने समझनी है या बात करनी है तो हम इस वक्त बात भी कर सकते हैं। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है ताकि एग्जाम से पहले हम इसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें और एग्जाम्स में हम फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 इंशाल्लाह मार्क्स हासिल कर सकें। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ डेरिवेशंस मिलेंगी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6, 7 और बकिया चैप्टर्स की डेरिवेशंस को सॉल्व किया। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो पहला पार्ट है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पर। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी ऐड कर देता हूं ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले वो भी देख लें ताकि उनकी सीक्वेंस में डेरिवेशंस कंप्लीट होती रहें। और आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करने जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं जहां पर ये वीडियो लेक्चर शेयर किए जा रहे होते हैं तो आप 033322433031 पर अपना नाम और कॉलेज मैसेज कर दीजिए ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना दिया जाए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसा डेरिवेशन करने से पहले हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है और हम आज की वीडियो लेक्चर में पहले इस पैराग्राफ को समझते हैं। लिखा है, सपोज टू बॉडीज, बॉडी 1 एंड बॉडी 2 कोलाइड्स विद ईच अदर। दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 और बॉडी 2, और आपस में वो कोलाइड करती हैं। द मास ऑफ बॉडी 1 इज नेम्ड एज m1। बॉडी 1 के मास को आपने नाम दिया है m1 का। एंड द मास ऑफ बॉडी 2 इज नेम्ड एज m2। बॉडी 2 को आपने नाम दिया है m2। अब इनकी जो वेलोसिटीज हैं उनको आपने नाम दिया है v1 और v2 का। जब ये बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने का मतलब है आपस में टकराएंगी, तो ये आपके पास अब इनकी वेलोसिटी होगी u1 और u2। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बिफोर कोलिजन तो आप जवाब देंगे v1 v2। अगर मैं आपसे पूछूंगा आफ्टर कोलिजन तो आप जवाब देंगे u1 u2। लॉ के बारे में अगर हम बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम, तो ये हमें क्या कहता है? ये कहता है द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। मोमेंटम का मतलब क्या है सर? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये कहता है टकराने से पहले और टकराने के बाद में इनका मोमेंटम सेम रहेगा। आइए देखते हैं कि अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो ये कैसे दिखेगा। आपने कहा सर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडीज आपस में टकराई। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन लिखी है वो किस तरह से लिखी है। बॉडी 1 के लिए मैंने मोमेंटम लिखा m1 v1, फिर बॉडी 2 के लिए हमारे पास मोमेंटम हो गया p2 हो गया m2 v2। ये क्या है? ये हमारे पास है सर बिफोर कोलिजन, यानी अब तक ये बॉडीज आपस में टकराई नहीं है। अब कोलिजन के बाद देखो मैंने p1 डैश लिखा है, कुछ तो फर्क करना होगा ना मैं यहाँ पर। तो p1 डैश बराबर हो गया m1 u1 के और p2 डैश बराबर हो गया m2 u2 के। यहाँ पर क्या था v1, तो यहाँ क्या हो गया u1। यहाँ पर क्या था v2, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा u2। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, चूंकि लॉ कह रहा है, प्रूफ भी करना है हमें, तो हमने लिखा p1 प्लस p2 इज इक्वल टू p1 डैश प्लस p2 डैश। अब p1 की वैल्यू क्या है सर? p1 की वैल्यू है m1 v1। p2 की वैल्यू क्या है सर? m2 v2। फिर p1 डैश की वैल्यू क्या है? m1 u1। फिर p2 डैश की वैल्यू क्या है सर? m2 u2। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, आगे प्रोसीड करते हैं।
सर अब हम यहाँ पर देखते हैं और हमें ये बात जानते हैं कि सर लाज़मी लिखना होता है कौन सी चीज़ किसके बराबर है। अगर इसी प्रेज़ेंटेशन के साथ स्टूडेंट्स आप काम करेंगे तो आपको डेरिवेशन में इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने बताया P1 है मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 बिफोर कोलिजन, P2 है मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 आफ्टर कोलिजन। फिर P1 डैश क्या था? मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन और P2 क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 आफ्टर कोलिजन। और पहले हम बता चुके M1 M2 U1 U2 और V1 V2 को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स हम तमाम डेरिवेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ताकि एग्जाम में डेरिवेशन से हम फुल मार्क्स हासिल कर सकें। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी की। याद रहे बच्चों कि हमें डेरिवेशन में एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो सिंबल हमने इस्तेमाल किए हैं वो सिंबल बेसिकली किन किन प्रॉपर्टीज़ के थे। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ लिखते हैं। आप साथ साथ अपनी कॉपीज़ में इसको नोट भी करते जाएं ताकि आराम और सुकून के साथ आपके नोट्स भी तैयार होते रहें। आप कहते हैं सर सपोज अ बॉडी having mass m is moving with a velocity v traveling a distance s। यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी से। उस वेलोसिटी को आपने v का नाम दिया है। एक डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को आपने s का नाम दिया है। इफ द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो अब उसकी एक्सेलरेशन उसकी ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी और ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 9.8 होती है। और जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो उस मैक्सिमम हाइट को हम h का नाम देंगे। द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज w। उस ऑब्जेक्ट ने जो काम किया उसको आपने नाम दिया w का। अब वर्क डन किसके बराबर होता है सर? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, यानी F इनटू d। तो हमने लिख दिया w इज इक्वल टू F डॉट d। ये भी आप जानते हैं कि 2as बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के। ये कहाँ से मिलता है हमें सर? ये हमें न्यूटन्स इक्वेशन से मिला। अगर आपने कहा कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो आप इस बात को जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो देखो हमने यहाँ क्या लिख दिया, इफ द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। तो 2as बराबर हुआ जीरो माइनस VI स्क्वायर के। अब जीरो माइनस VI स्क्वायर का मतलब ये है कि जीरो आप उसमें माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा कि सर हमने लिख दिया 2as इज इक्वल टू माइनस VI स्क्वायर। अब a किसके बराबर है? आपने कहा सर a बराबर है g के। माइनस का साइन क्यों आया बेटा यहाँ पर? सर माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि जब आप अपवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं तो g की वैल्यू हम माइनस में कैलकुलेट करते हैं। तो a बराबर हो गया माइनस g के, s बराबर हो गया h के और vi बराबर हुआ v के। तो अगर मैं इसको अब इस इक्वेशन में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा? मैंने यहाँ पर लिखा 2gh, यानी यहाँ पर पहले माइनस में लिखा गया होगा, ये भी पहले माइनस में था। तो माइनस 2gh बराबर हुआ माइनस v स्क्वायर के। दोनों तरफ माइनस था तो क्या हो गया सर? दोनों तरफ माइनस था तो हमने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो v स्क्वायर बराबर हो गया 2gh के। या फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये h यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2g के साथ तो ये जब 2g उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो h किसके बराबर हो गया? v स्क्वायर अपॉन 2gh के। अब आपके पास वर्क का यानी पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला है mgh। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो आप किसी भी हाइट पर जाते हैं तो कैलकुलेट करते हैं। आपने अपने ऑब्जेक्ट की हाइट पर बात की है तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क इज इक्वल टू यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब h की वैल्यू है बेटा ऊपर आपके पास, यहाँ पर दी गई थी h की वैल्यू। तो आपने क्या किया? आपने m अपनी जगह पर लिखा, g अपनी जगह पर लिखा और h की जगह पर h की वैल्यू लिख दी। g से g यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया। जब g से g हमारे पास कैंसिल हुआ तो हमारे पास अब जो चीज़ बच गई, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास हो गया mv स्क्वायर अपॉन 2। अब चूंकि ऑब्जेक्ट आप मूव करने की बात कर रहे हैं तो अब जो आपका वर्क था वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी बराबर है mv स्क्वायर अपॉन r के। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे 1/2 mv स्क्वायर, जिसमें आपने ये इन्फॉर्म किया कि सर के ई बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, m बराबर है मास के और v बराबर है वेलोसिटी के। तो हमने कहा कि हेंस द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रूव।
तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को ये डेरिवेशन भी समझ में आ गई, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर्स भी आपने देखे थे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो 033322433031 पर रब्ता कीजिए ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन ने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसमें न्यूटन ने बताया the force acting on the body is directly proportional to the product of their masses. For example, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2, इन दोनों में जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है? नंबर 1 वो बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। तो इसको हमने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना मास ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा। और अगर इनवर्सली कहता तो अभी मैं समझाता हूँ कि वो रेडियस के साथ कैसा ताल्लुक होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। m1 क्या है? मास ऑफ बॉडी 1 है और m2 क्या है? मास ऑफ बॉडी 2 है। इसके बाद मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अपने जहन में मैग्नेट लेकर आएंगे। सपोज कीजिए दो मैग्नेट के पीसेस हैं। अब मैग्नेट को अगर मैं नजदीक लाता हूं तो उनके दरमियान कुव्वत बढ़ती है, जब दूर लेकर जाता हूं तो उनकी कुव्वत कम होती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब नजदीक लाता हूं तो कुव्वत बढ़ती है, जब दूर ले जाता हूं तो कुव्वत कम होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। इसको कहते हैं बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तभी मैंने 1 करके यहाँ पर लिखा। अब मैंने दोनों तरफ f मौजूद था तो इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो क्या बन गया, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। याद रहे बच्चों जब कभी भी ये वाली साइन रिमूव करते हैं इज इक्वल टू लगता है और कांस्टेंट लगता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कभी ये वाली साइन रिमूव करते हैं क्या लगता है, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू भी लगा दिया, कांस्टेंट भी लगा दिया। ये जो जी है कैपिटल जी, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक स्मॉल जी होता है ना, उसका नाम होता है ग्रेविटी। ये कैपिटल जी है तो इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब हम मालूम करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ। देखो मैं कहता हूं अर्थ एक स्फीयर है और उस स्फीयर पर आप खड़े हो, तो दो बॉडीज हो गई, एक अर्थ हो गया और दूसरा आप हो गए। आपके मास को मैंने लिखा m और अर्थ की मास को मैंने लिखा me। डोनेट करने के लिए ना, बताने के लिए, अगर आपका नाम आकिब होता तो मैं यहाँ पर MA लिख देता, यानी मास ऑफ आकिब एंड मास ऑफ अर्थ। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी चीज मौजूद थी आपने उससे यहाँ पर लिख दिया। अच्छा फोर्स किसके बराबर है, वेट फोर्स होती है ना, और वेट बराबर होता है MA की। आप कहोगे सर mg क्यों लिखा, चूंकि जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो a किसके बराबर हो जाता है बच्चों, a बराबर हो जाता है g के। तो हमारे पास बन गया W इज इक्वल टू mg। तो मैंने क्या किया, मैंने f के बजाय लिख दिया mg और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया g m me अपॉन re स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको, मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। देखो बेटा यहाँ पर m से m को कैंसिल कर दिया। जब m से m को कैंसिल कर दिया तो फॉर्मूला में क्या बचा आपके पास, सर हमारे पास बचा g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास, g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re स्क्वायर। अब आपने कहा सर मुझे तो me मालूम करना है। जिसको बेटा मालूम करना होता है उसे एक तरफ अकेला छोड़ना होता है और बाकी तमाम की तमाम चीजें दूसरी तरफ ले जानी होती है। आर स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। कैपिटल जी वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो आप देख रहे हो फॉर्मूला में यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है me इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब देखो ये तीनों कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, ये तीनों क्या है,
कांस्टेंट वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8 होती है। रेडियस आपको पता है कितना होता है, 6.4 एक्सपोनेंट 6 होता है, ठीक है। कैपिटल जी कितना होता है सर, कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट -11 होता है। तो क्या किया, इन वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया। जब बेटा सॉल्व किया तो आंसर आता है 5.97 5.98, जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 6 एक्सपोनेंट 24 kg। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, यानी पूरी जमीन का वजन कितना है, तो आप कहेंगे 6 एक्सपोनेंट 24 kg। और आपको कैसे पता लगा कि जमीन का वजन इतना है, सर फॉर्मूला लगाया था। अगली चीज आती है बेटा हमें डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो मालूम कर लिया ना आपने, क्या वॉल्यूम मालूम किया, अब अर्थ का वॉल्यूम कैसे मालूम करें। हम कहते हैं ना कि अर्थ एक स्फीयर है, गोल है, तो स्फीयर चीजों का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू है आपके पास 4/3, डिवाइड करेंगे नंबर है, पाई भी आपके पास 22.7 है। जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब मास और वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो चीज मिलेगी हमें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेंसिटी कहेंगे। तो डेंसिटी हमारे पास आई 5.5 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये सवाल समझ में आया है। बच्चों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपना कॉलेज और अपनी क्लास 0333224331। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज टू अ स्ट्रिंग। दो केसेस हैं स्टूडेंट्स, केस 1 और केस 2। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम केस 1 को कंप्लीट कर रहे होंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में, तो कब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा हम ये भी सीख रहे होंगे। केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिक्स पुली है और उस पुली पर आपने दो मासेस लिए हैं M1 और M2। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि M1 ऑब्जेक्ट मैंने बड़ा बनाया है और M2 मैंने छोटा बनाया है। इसका मतलब ये कि M1 का मास ज्यादा है और M2 का मास कम है, और दोनों कैसे हैंग कर रहे हैं, वर्टिकल हैंग कर रहे हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रिक होगी ये पहचानने की, न्यूमेरिकल में ये नहीं बताया जाता कि न्यूमेरिकल कौन से केस से सॉल्व करना है। या तो डायग्राम दी जाती है तो ऐसी डायग्राम बनी हुई होगी, या फिर आपको कहा जाएगा कि बोथ द बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली, तो इसका मतलब होगा कि आप कौन से केस से सॉल्व करेंगे, केस 1 से सॉल्व करेंगे। केस 2 के लिए क्या ट्रिक दी जाएगी वो इंशाल्लाह केस 2 के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। अब हम कहते हैं यहाँ पर कि सर, इसको अज्यूम करते हैं कि एक धागा है, उस धागे को आपने एक पुली पर लगा दिया और दो ऑब्जेक्ट उसके साथ मौजूद है, एक भारी है और एक हल्का है। बच्चों, जो ऑब्जेक्ट भारी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। बिल्कुल समझ में आती है ना ये बात आपको। तो देखो डायग्राम में भी मैंने इस तरह बनाया है कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो नीचे है और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है। दोनों ऑब्जेक्ट्स पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक कुव्वत वो है जो उसको जमीन की तरफ खींच रही है, और एक कुव्वत वो है बच्चों जो उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। जो उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रही है उसको आप नाम दे रहे हो वेट का, ग्रेविटी से उसको खींच रहा है। और जो ऊपर ले जा रहे हो उसको आप नाम दे रहे हो टेंशन का। टेंशन का मतलब यहाँ पर फोर्स है। अब मुझे आप बताओ कि एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है उस पर, जो जमीन की तरफ से या जो स्ट्रिंग की तरफ से। यकीनन आपका जवाब है सर जो जमीन की तरफ से है। तो मैं ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट 1 में हमारे पास जमीन वाली फोर्स ज्यादा है और ऑब्जेक्ट 2 में हमारे पास टेंशन वाली फोर्स ज्यादा है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि पेपर में ये एमसीक्यूज में या रीजनिंग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अब हम कहते हैं सर बॉडी ए की बात करते हैं, तो बॉडी ए के लिए जो फोर्स है, देखो आप कहोगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, आपने M1A क्यों लिखा, मुझे डिफरेंशिएट भी तो करना है ना। दो बॉडीज हैं तो मैंने M1 कह दिया और M2 कह दिया। आप MX और My भी कह सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करना चाहते हो। तो आपने कहा सर M1A बराबर है W माइनस टी के। W में से T माइनस 2 किया, बच्चे परेशान रहते हैं। देखो याद रखना W में से T माइनस इसलिए किया क्योंकि वेट ज्यादा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब हमने कहा M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। फिर आप परेशान होते हो कि ये M1G कहां से आया,
सर m1g इसलिए आया क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg था, मैंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए m1g कह दिया तो बराबर हो गया m1g माइनस टी के। अच्छा बॉडी 2 पर आई है तो फोर्स किसके बराबर होगी? अब आप मुस्कुरा रहे हो कि आपको समझ में आ चुका है कि सर ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो भाई कौन सी फोर्स ज्यादा है? ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी सर इसकी, तो बन गया m2 is equal to t minus w। चूंकि t बड़ी वैल्यू हो गई उसमें से w आपने माइनस किया तो आपने कहा m2g। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो इन ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल इस तरह समझो कि आप ऑन साइट समझ रहे हो, इन चीजों को सामने बैठकर समझ रहे हो, तो मेरे बोलने पर गर्दन भी हिलानी है, कॉपी में नोट भी करना है, और समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में हम डन भी करेंगे ताकि बिल्कुल ऐसा फील हो कि आप वाकई में ऑन साइट क्लासेस ले रहे हो। अब दो चीजें आती है बेटा कैलकुलेट करने के लिए, एक आता है उसकी एक्सेलरेशन और एक आता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। आइए सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया? एक्सेलरेशन के लिए ऐड कर दिया। एक्सेलरेशन के लिए इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया? हमने ऐड कर दिया। तो जब हमने इनको ऐड किया m1a m1g माइनस t ये पहली इक्वेशन है, m2a t माइनस m2g ये दूसरी इक्वेशन है। जब इनको आपने प्लस कर दिया, आपने कहा सर माइनस टी और प्लस टी आपस में कैंसिल हो गए, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या बच गया? नीचे लिख दो m1a प्लस m2a, ऊपर से नीचे लिख दिया बेटा हमने, इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। यहाँ तक भी समझ में आता जा रहा है हमें? अब देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन कैसे लिया मैंने? a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो मैंने कहा कि एक मर्तबा लिखता हूँ, कॉमन ले लो, तो a बराबर हो गया m1 प्लस m2 के। आप कहोगे सर वहां पर g कॉमन ले लो, ठीक है g कॉमन ले लेते हैं, g बराबर हो गया m1 माइनस m2 के। मालूम क्या करना है? a, जिसको मालूम करना होता है उसे अकेले रहना पड़ता है। ये देखो a के साथ जो भी लिखा हुआ था इसको यहाँ लिखे, ये एरो आप भी बनाना अपनी कॉपी में, लेकिन पेंसिल से बनाना, क्योंकि एग्जाम से थोड़ा वक्त पहले हम परेशान रहते हैं ना कि सर ये वैल्यू वहां कैसे चली गई, ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो एरो आपको याद दिलाएंगे कि वैल्यूज इधर उधर कैसे हो रही थी। तो a बराबर हो गया बेटा g m1 माइनस m2, ये तो लिखा हुआ था ना यहाँ पर उतना ही, हमने क्या किया? इसको यहाँ ले गए m1 प्लस m2 को, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? अब आते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करते हैं कि टेंशन कैसे मालूम होगी। टेंशन के लिए आप दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड करोगे। पहले क्या किया था? ऐड किया था, a फॉर एक्सेलरेशन a फॉर एडिशन, तो आपने ऐड कर दिया था। अब क्या करोगे मेरे बच्चों? अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो देखो मैंने क्या लिखा, m1a m1g माइनस t, ये क्या है? मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, डिवाइडेड बाय m2a t माइनस m2g, क्या थी? मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये t से t कैंसिल हो रहा है, ये g से g कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दे? नहीं, क्योंकि बीच में साइन लगा हुआ है ना बेटा, यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ बीच में, बहुत एहतियात करना होता है डिवीजन करते वक्त। साइन लगा होगा तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, साइन नहीं है तो आप डिवाइड कर सकते हो। याद रहेगा बच्चों इस बात को, भले पेंसिल से लिख लो अपने पास कहीं। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया m1 अपॉन m2, a कहाँ गया? कैंसिल हो गया सर, बराबर हुआ m1g माइनस t डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। अब देखो मैंने क्रॉस एरो बनाया है, इसका मतलब क्या है? इस वैल्यू को उधर ले जाओ, उस वैल्यू को इधर ले आओ। बुक्स में डेरिवेशन इसीलिए समझ में नहीं आती कि डायरेक्ट आंसर्स लिखे होते हैं, नोट्स में भी कभी कभार डायरेक्ट लिखा होता है तो हमें पता ही नहीं चलता वैल्यूज घूम कैसे रही है, इसीलिए वीडियो बनाकर बेटा हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो हमने कहा m2 वहां चला गया और ये t माइनस m2g यहाँ चला गया। अब इसको क्या किया? ब्रैकेट में लिखा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये m2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? m1t माइनस m1 m2g। ये देखो m1t माइनस m1 m2g, समझ आ रहा है बेटा? इज इक्वल टू m2 m1g। तो मैंने ऐसी अच्छा लगता है m1 m2 लिखना, आप चाहो तो m2 m1 लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर लगता है कि हम m1 m2 लिखें। तो मैंने यहाँ पर m1 m2g लिख दिया माइनस m2t कर दिया। फिर देखो एरो बनाया हुआ मैंने, मैं चाह रहा हूँ कि एक जैसी वैल्यूज एक साथ आ जाए, t वहां पर है बेचारा, एक t यहाँ पर है, दोनों दोस्त एक जगह पर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो माइनस में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर, ये माइनस में वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिखा m1t प्लस m2t, यहाँ तक भी समझ में आ गया हमें। इसके बाद हमने क्या लिखा? इसके बाद हमने लिखा m1 m2g जो पहले से मौजूद था, प्लस एक और m1 m2g आ गया,
तो एक M1 M2G और एक और M1 M2G जब प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा सर, 2 M1 M2G बन जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बार बार टी लिखने से बेहतर है कॉमन ले लिया जाए, तो मैंने कॉमन ले लिया, टी बराबर हो गया M1 प्लस M2K और 2M1 M2G के। अब टी को अकेला छोड़ना है ना भाई, क्योंकि हेडिंग क्या लगाई थी, टेंशन, टेंशन मालूम करनी थी, टी को अकेला छोड़ दिया, टी के साथ था M1 प्लस M2, तो यहाँ पर क्या हो रहा था सर, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, T इज इक्वल टू 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यानी जब भी न्यूमेरिकल करोगे, केस 1 का न्यूमेरिकल होगा, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, उस वक्त आपको एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला और टेंशन के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं आप सब लोग, ताकि ये वीडियो लेक्चर्स और जो नोट्स शेयर किए जाते हैं वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 0333224331 पर अपना नाम, कॉलेज और क्लास मैसेज कर दीजिए, ताकि आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बेटा इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में केस नंबर 1 पढ़ा था हमने, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 2। 2 ही केसेस हैं आज इंशाल्लाह। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास हेडिंग है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग, केस नंबर 2। यानी केस नंबर 1 में क्या कहा था हमने, केस नंबर 1 में कहा था कि सब उसकी पहचान होगी कि बोथ द बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली, लेकिन यहाँ पर पहचान होगी कि एक बॉडी वर्टिकल है और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल है। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पर डायग्राम में कि M2 हॉरिजॉन्टल है और M1 वर्टिकल है। तो न्यूमेरिकल के लिए या तो डायग्राम दी जाएगी या फिर आपको लफ्जों का इस्तेमाल किया जाएगा कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है और एक बॉडी आपके पास वर्टिकल थी। आओ यहाँ पर अब हम समझते हैं इस केस को। हम कहते हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास अब बॉडी ए को देखिए, तो बॉडी ए का मामला तो वैसा ही है ना सर जैसे पहले था। नीचे झुक रही है, इसका मतलब जमीन ज्यादा कुव्वत से खींच रही है उसको, और जो टेंशन लग रही है वो कम है, तो फोर्स किसके बराबर हो रही थी, M1 इज इक्वल टू W माइनस T। अब तो समझ में आ गया ना बच्चों, -2 लगता है, तो M1 बराबर हो गया M1G माइनस T के। अब आओ बॉडी 2 पर। देखो बॉडी 2 को समझने के लिए मैं यूं समझाता हूं आपको कि ये आपके पास सरफेस थी, इधर सपोज करो पुली लगी हुई है और इधर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट पर तो एक ही फोर्स लग रही है ना, टेंशन की, दूसरी तो फोर्स लग ही नहीं रही है, क्योंकि इसको तो जमीन नहीं खींच रही है, तो इसको ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका तो गिरने का चांस नहीं है। पहले तो क्या था, दोनों बॉडीज हैंग कर रही थी ना, दोनों लटक रहे थे, इसमें तो एक पड़ी हुई है। तो जब एक बॉडी पड़ी हुई होगी बेटा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, M2A, यानी फोर्स बराबर है सिर्फ T के, टेंशन इन द स्ट्रिंग के, दूसरी तो फोर्स कैसे करी नहीं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 0 लिखता, T में से 0 माइनस करता और फिर एक स्टेप बढ़ा देता अपना, तो वो अलग बात थी, लेकिन हम इतने तो समझते हैं ना फिजिक्स को कि हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर हो गई है। अब दो चीजें मालूम करनी होती है ना, एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन ए से आता है, तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन में ऐड करेंगे। तो देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है कि ऐड करना है। ऐड क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस को जब ऐड किया तो पिछली बार की तरह ही है, कुछ नया नहीं किया बेटा मैंने, कि टी से टी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, चूंकि टी कैंसिल हो रहा था। इक्वेशन क्या बन गई, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G। ठीक है भाई, अब उस तरफ आ जाओ, तो ये टी से टी तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्या, सिर्फ M1G बचा। अब A बराबर हुआ, फिर आप कहेंगे सर अब तो कॉमन लेंगे, हमें पता है कॉमन ले लिया आपने, A बराबर हो गया M1 प्लस M2 के और M1G के। जो चीज मालूम करनी होती है उसे अकेला छोड़ना होता है, तो ये A यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ A के साथ जो वैल्यूज लिखी थी वो यहाँ चली गई सारी, तो आपके पास बच गया A इज इक्वल टू M1G अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे भी लिखोगे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं घटेंगे, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा दो अगर, तो एग्जामिनर देखकर खुश होगा कि अच्छा जैसा बुक में लिखा था वैसा लिखा है इसने। बात तो वही है सर, सेम है, M1 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। ये तो आपने मालूम कर ली इसकी एक्सेलरेशन। अब कहते हैं सर हम मालूम करते हैं टेंशन। इसकी टेंशन निकालना बहुत आसान है। कैसे, ये कहता है कि A की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। कितना आसान कर दिया, देखो मैंने वहां क्या लिखा है, मैंने वहां पर लिखा है
पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation number 2. इक्वेशन 2 क्या थी सर? इक्वेशन 2 थी m2a is equal to t. मैंने क्या किया? मैंने t अपनी जगह पर लिखा, m2 अपनी जगह पर लिखा और a की जो भी वैल्यू आई थी उसको उठाकर a की जगह पर रख दिया। देख रहे हो यहाँ पर? चलो मैं एरो बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये सिर्फ आपकी याददानी के लिए एरो है, एग्जाम में नहीं बनाना होगा आपको, लेकिन अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, याद रहेगा इंशाल्लाह आपको कि ये वैल्यू वहां तक कैसे पहुंची। तो अब p बराबर हो गया, अब बहुत आसान हो गया सर, ये m1 इस m2 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास बन गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये तो ऊपर आपके पास m1 प्लस m2 लिखा हुआ था, एज इट इज आपने m1 प्लस m2 लिख दिया और वो g से मल्टीप्लाई हो गया वहां पर, तो आपके पास टेंशन भी आ गई। तो दोनों केसेस बेटा आपने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं कि दोनों केसेस आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0333224331। इस पर अपना नाम, अपना कॉलेज और अपनी क्लास व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों इस लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है बेटा मोशन इन 2 डायमेंशंस और सबसे पहली डेरिवेशन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखिए हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं सपोज एन ऑब्जेक्ट इज टाइड टू अ थ्रेड. If the thread is moved in circular direction, it will produce centripetal force. The formula of centripetal force can be derived from. हम कहते हैं कि सर हमने एक धागे के कॉर्नर पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया और जब हम उसको घुमाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है। उस पर लगने वाली जो फोर्स है उसे हम नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। और अब हम ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक सर्कुलर डायग्राम मौजूद है और आप कहते हैं कि सर ये आपके पास सेंटर है, यहाँ तक का फासला रेडियस है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप कहेंगे सर C कहाँ से आया? C हमने सेंट्रीपिटल के लिए इस्तेमाल किया और A एक्सेलरेशन था। फोर्स क्या होती है सर? फोर्स तो होती है MA यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? FC इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा m डॉट AC। अब AC की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर। हमने क्या किया? AC की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारे पास बना FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसमें ये लिखना लाजिम है हम पर कि वेयर m इज इक्वल टू, यानी m क्या है? मास है, v क्या है? वेलोसिटी है, r क्या है? रेडियस है और FC क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसके बाद बेटा हम मूव करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें मुख्तलिफ फॉर्मूलाज तक पहुंचना होता है। इम्तहान में हमें पूछा जाता है डिफरेंट हेडिंग्स के साथ। याद रहे स्टूडेंट्स कि आपके मॉडल पेपर सॉल्यूशन में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। तो आइए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सर ऐसा मोशन जिसमें ट्रेजेक्ट्री बनती है उसे हम नाम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। यानी कोई भी चीज़ जब आप किसी दूसरे की तरफ फेंकते हैं एंगल बनाकर तो उसे आप नाम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। क्रिकेट मैच में शॉट मारा जाता है सिक्सर के लिए तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है, या स्विमर जब डाइव करता है तो वो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन जनरेट करता है। हर हेडिंग के हिसाब से बेटा हम इसको पढ़ते हैं और सबसे पहले हेडिंग है हमारी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हमें रेंज मालूम करनी है तो हम रेंज कैसे मालूम करेंगे? पैराग्राफ क्या लिखा है हमने? द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स ट्रेजेक्ट्री, यानी वो कितना दूर तक पहुंची है। ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मूवमेंट द टोटल टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यानी अब यहाँ पर आप कहते हैं कि सर यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने फेंका और वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कहते हैं जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो रेंज हो गई और आपके पास जो टाइम था वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया। अब आपके पास जो वैसे फॉर्मूला था नॉर्मल, अगर आप मोशन इन 1 डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी।
जिसमें s आपके पास डिस्टेंस है, v आपके पास वेलोसिटी और t आपके पास टाइम है। लेकिन यहाँ पर हमने डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से, और वेलोसिटी को हमने v नॉट x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, s इज इक्वल टू वी टी। एक्स आपने क्या कहा था, मैक्सिमम टाइम तक जब आप पहुंच रहे थे तो उसको आपने एक्स कहा था, और टोटल आर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2 मरतबा एक्स आ रहा है, मैक्सिमम टाइम तक पहले पहुंचना और फिर वापस नीचे जाना। तो आपने क्या लिख दिया, आर इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू क्या थी सर, x की वैल्यू है v नॉट x इंटू टी। तो आपने क्या किया, आपने कहा r बराबर हो गया 2v नॉट x इंटू टी। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब बेटा आते हैं टाइम पर। तो आपने पढ़ा है टाइम बराबर है वी नॉट वाई अपॉन जी के। चाहिए वी नॉट वाई क्या है सर, ये इसका हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है और एक्स हमारे पास उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखता हूँ, आर इज इक्वल टू 2v0 x इंटू टी, और टाइम की वैल्यू आपके पास अगर आ जाती है v0 y, तो अगर इस वैल्यू को हम बेटा यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनती है वो बनती है r इज इक्वल टू 2 अपॉन जी वी नॉट एक्स वी नॉट वाई इंटू जी। अगर इस g को हम यहाँ लिख देते हैं 2 अपॉन जी कर देते हैं तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई एक साथ हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, और वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। तो हमारे पास अब जो वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो रही है वो वैल्यू क्या जनरेट हो गई, वी एक्स की जगह वी नॉट कॉस थीटा आ गया, वी वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा आ गया। वी नॉट और वी नॉट से क्या बन जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आई आर इज इक्वल टू 2 अपॉन जी वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मैट्रिक क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, और इस ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक आपको ये बात मालूम है कि अगर हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिले तो ये साइन 2 थीटा बनता है। तो आपने यहाँ पर ये देखा 2 भी लिखा हुआ था, साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, साइन 2 थीटा के। तो देखिए अब यहाँ पर ये 2 मैंने टिक किया, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इसने मिलाकर क्या बना दिया था, साइन 2 थीटा। तो आर किसके बराबर हो गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। यानी जब आपको रेंज मालूम करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ तक उसमें लिखना होगा। ये पहला पार्ट था जो हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास पूछा गया हमसे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट अगर करनी है, तो ये भी पूछा गया मॉडल पेपर में, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से क्या मुराद है, मैक्सिमम हाइट से मुराद है वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास मैक्सिमम होगा। तो आपने लिखा कि वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या है, 0 है, t आपके पास टाइम है और a आपके पास g के बराबर है। आपके पास फॉर्मूला था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा यही प्रॉब्लम रहती है ना हमें कि सर फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसको आपने अब कन्वर्ट किया वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यानी ये पूरी वी आई की वैल्यू बन गई। माइनस क्यों आया, चूंकि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में आती है आपके पास। अच्छा अब आपके पास एक फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जिसमें आपने कहा s बराबर है h के, वी आई को आपने बराबर किया वी नॉट वाई के, चूंकि अब आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, t आपके पास टाइम है, माइनस साइन चूंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे थे 1/2 लिखा, e की जगह g लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आती जा रही है आप लोगों को। अब इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं कि t बराबर है वी नॉट वाई अपॉन जी के, ये पिछले से भी हमने देख लिया था। अब जहां जहां t था वहां वाई वैल्यू लिख दें। तो h बराबर हुआ वी नॉट वाई इंटू वी नॉट वाई जी माइनस 1/2 जी वी नॉट वाई अपॉन जी का स्क्वायर। जब आपने इन ये जब मल्टीप्लाई हुए आपस में आपने सॉल्व किया, स्क्वायर मिला, तो आपके पास आंसर आया h इज इक्वल टू 1/2 जी वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट वाई किसके बराबर है सर, वी नॉट वाई तो बराबर है वी नॉट साइन थीटा के। तो क्या किया जाए, इस वैल्यू को इधर पुट कर दें। तो क्या बन गया, h इज इक्वल टू 1/2 जी वी नॉट थीटा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वी नॉट के साथ भी है और ये स्क्वायर साइन थीटा के साथ भी है। तो आपके पास जो वैल्यूज आई वो क्या वैल्यूज आई, आपके पास वैल्यूज आई h इज इक्वल टू 1/2 जी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जहां पर आप लिखते हैं बेटा कि h बराबर है मैक्सिमम हाइट के, g बराबर है ग्रेविटी के, v बराबर है वेलोसिटी के और थीटा बराबर है एंगल के।
ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक लास्ट हमारे पास रहती है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए वो भी समझते हैं और इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप सपोज कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जो अपनी पोजीशन चेंज करता है P1 से P2 में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, और जो एंगल बनता है उसको आप थीटा कहते हैं। डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं कि ये P1 है, P1 से ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, P2 में चला गया। इस डिस्टेंस को आपने क्या कह दिया, एस कह दिया। ये आपके पास क्या बन गया, थीटा बन गया। अब आपके पास जो थीटा मालूम करने का यानी एंगल मालूम करने का फॉर्मूला है वो है एस अपॉन आर, जिसमें एस आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट थी, और आर आपके पास रेडियस था। ये आर यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम कहते हैं कि सर जो सर्कल की हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर मौजूद टोटल डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो वो उसकी सरकमफेरेंस है और वो बराबर है 2 पाई आर के। तो देखिए अगर एक मर्तबा आपने ये कह दिया था कि S बराबर है आर थीटा के, और एक मर्तबा आप कहते हैं S बराबर है 2 पाई के, तो क्या होगा, हम इन दोनों को आपस में बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, थीटा किसके बराबर हो गया, 2 पाई के। अब पूरा जो सर्कल है उसका एंगल कितना होता है सर, 360। ये बात हमें एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ लिख दिया 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और अगर मुझे एक रेडियन मालूम करना हुआ तो क्या करूँ, 360 को 2 पाई से डिवाइड कर दिया जाए। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो आपने कहा 1 रेडियन बराबर है 360 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 57.3। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, और अगर एक डिग्री मालूम करनी होगी तो इसका उलट कर दीजिए। 360 डिग्री बराबर था 2 पाई के, तो 1 डिग्री बराबर हुआ 2 पाई अपॉन 360, यानी आंसर आया 0.017। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि डेरिवेशन हमें समझ में आ रही हैं और हम इनको कॉपी कर रहे हैं, अपने पास नोट्स अपने तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस में। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा था, साथ ही साथ हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन भी की थी। इस डेरिवेशन के बाद स्टूडेंट्स हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के साथ साथ हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम इस चैप्टर की नेक्स्ट 2 डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। याद रहे स्टूडेंट्स, हम अपनी इन क्लासेस में तमाम डेरिवेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो डेरिवेशंस में प्रॉब्लम हो रही थी वो इंशाल्लाह अब की के बाद नहीं होंगी। आज की बेटा क्लास में हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। हम सब जानते हैं कि जी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम हाइट पे जाएंगे या अगर हम ज़मीन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू तब्दील होती है। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा था मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m वाइल द मास ऑफ अर्थ इज me, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को आपने m कह दिया और अर्थ के मास को आपने me कहा। द नॉर्मल ग्रेविटी इज g वाइल द ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड इज g डैश, यानी आपने कहा कि जो नॉर्मल ग्रेविटी है उसको किससे लिखेंगे, हम g से लिखेंगे, लेकिन जो ग्रेविटी एल्टीट्यूड यानी हाइट पर आएगी तो उसको आपने g डैश करके लिखा ताकि आप उसमें फ़र्क कर सकें। आपने कहा सर हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब फोर्स क्या होती है सर, फोर्स बराबर होता है एम ए के, और अगर हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो फोर्स बराबर हो जाता है एम जी के। तो आपने अब क्या किया, आपने यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो एम जी बराबर हुआ जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर के। कुछ कैंसिल हो रहा है, जी सर कैंसिल हो रहा है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये कौन सी ग्रेविटी है, ये नॉर्मल ग्रेविटी थी। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप हाइट की तरफ जा रहे हैं यानी एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं,
तो आपने जी डैश कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास अब यहाँ पर आ गया जी डैश। लेकिन एक और बात थी कि जब आप हाइट की तरफ जा रहे हैं, सपोज कीजिए हम कहते हैं ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ में ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसको आपने आर ई कह दिया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद था। अब उस ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से दूर ले जा रहे हो। जब आप उसको अर्थ से दूर ले जा रहे हो तो उसकी अपनी कोई ना कोई हाइट है। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। अब अगर आप उसका रेडियस कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे। तो इसीलिए बच्चों क्या लिखा हमने यहाँ पर, हमने लिखा जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई आर ई प्लस एच स्क्वायर। जब दोनों इक्वेशंस को आपस में बच्चों हमने कंपेयर किया तो जी अपॉन जी डैश हो गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, आपके पास फॉर्मूला बन गया जी अपॉन जी डैश इज इक्वल टू आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई। आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि किसका क्या मतलब है। तो आपने कहा सर वेयर जी इज द ग्रेविटी, जी डैश इज द ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट। अब बच्चों अगर आपको याद है तो आपने मैट्रिक क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कहते हैं सर a की जगह आर ई ले लो, b की जगह h ले लो, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर था तो क्या बन गया आर ई स्क्वायर, प्लस 2ab तो क्या बन गया 2REH, प्लस b स्क्वायर था तो क्या बन गया प्लस h का स्क्वायर। अब आपने इस फॉर्मूला में जो यहाँ पर लिखा हुआ था, इस फॉर्मूला में आर ई प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, आपने ये वाली पूरी लाइन लिख दी। अब ये बताइए आर ई स्क्वायर सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है या सबके साथ है, तो जवाब मिला सबके साथ है सर। तो क्यों ना इसको अकेला अकेला करके सबके साथ लिख दूं अपनी आसानी के लिए। तो इसको यहाँ अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया। जब इनको मैंने अपनी आसानी के लिए तीनों को इस तरह अलग अलग करके लिख दिया तो अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अच्छा ये आर ई है, ये आर ई का स्क्वायर है तो स्क्वायर से आर ई कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2h अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। अब एच स्क्वायर जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, यानी हाइट बहुत कम थी, थोड़ा सा आप ऊपर गए थे, तो जब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो और कम आता है। यानी अगर आप 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है, आप 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 आता है, 1 का स्क्वायर लेते हैं 1 आता है। जैसे जैसे आप नंबर छोटे करते जा रहे हैं तो उनकी स्क्वायर वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो हम कहते हैं सर ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने नेग्लिजिबल काउंट किया। नेग्लिजिबल का मतलब ये ना होने के बराबर है ये वैल्यू, आपने इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया कि इसके प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई बेटा, आपके पास वैल्यू बच गई जी अपॉन जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। अब ये यहाँ पर जी डैश डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाकर आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू बन गई जी इज इक्वल टू जी डैश 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। और अगर जी डैश मालूम करना था तो पूरी वैल्यू आपने वहां पर ट्रांसफर कर दी, आपके पास वैल्यू बन गई जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। यानी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला को रख के सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी तो आपको उसमें इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आइए बेटा सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। याद रहे स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं, वो सवाल जो मॉडल पेपर में आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वेरिएशन ऑफ जी की डेप्थ में। तो हम कहते हैं कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m is placed on the surface of the earth whose radius and mass are re and me respectively. The value of g is, अब g की वैल्यू तो आप पिछले वाले फॉर्मूला से ला सकते हो ना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है द बॉडी इज रीच टू डेप्थ, यानी अब ये आपके पास अर्थ था, ये उसका सेंटर था, तो सेंटर से लेके आपके पास डिस्टेंस आर ई था। अब आप बॉडी थोड़ा सा नीचे ले गए जिसको आपने कहा डेप्थ में चली गई है, तो अब आप क्या करेंगे जी डैश के लिए, सर जी डैश के लिए हम आर ई में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, पहले तो प्लस किया था सर, इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इस मर्तबा हमारे पास क्या मौजूद है, इस मर्तबा हमारे पास डेप्थ मौजूद थी। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है, मेरे बच्चों को याद है डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो हमने क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा अर्थ क्या है सर, अर्थ गोल होता है, कहते हैं ना दुनिया गोल है। गोले से मुराद है कि दुनिया एक स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब से। स्फीयर का वॉल्यूम बेटा कैसे मालूम करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब से। तो अगर मैं
यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दूँ डेंसिटी मालूम करने के लिए, तो क्या बनेगा, ME इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब हमें चूंकि मालूम करना है ये मास ऑफ अर्थ, तो हमने क्या किया, हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर स्विच कर दिया। जब वैल्यूज़ को हमने स्विच किया तो हमारे पास ME बराबर हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब के। आर इसलिए लिख रहे हैं चूंकि हम यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर आपके पास मास ऑफ अर्थ है ना, तो हमने ये जो मास ऑफ अर्थ था उसके बजाय ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करके देखी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, G इज इक्वल टू कैपिटल G 4/3 पाई डेंसिटी RE क्यूब अपॉन RE स्क्वायर। ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ऊपर RE बचेगा। ये किसकी ग्रेविटी आ गई बेटा हमारे पास, ये एक जनरल ग्रेविटी आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, डेप्थ की। तो डेप्थ में क्या आ जाएगा, डेप्थ में RE में से D माइनस हो जाएगा। सर बहुत आसान है, चूंकि अब क्या हुआ है हमारे पास, हम डेप्थ की तरफ गए। अब दोनों को कंपेयर कर दें। जब आपने दोनों को कंपेयर किया तो 4/3 पाई G डेंसिटी से 4/3 पाई G डेंसिटी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, G डैश अपॉन G इज इक्वल टू RE माइनस D अपॉन RE। फिर ये RE किस किस के साथ है बेटा, सर ये RE तो दोनों के साथ है। क्या किया जाए, सर ये RE चूंकि दोनों के साथ है तो हम इसके साथ अलग लिख देते हैं, इसके साथ अलग लिख देते हैं। जब इसके साथ अलग लिखा तो ये कैंसिल हो गया, माइनस D अपॉन RE आया। अब आपने कहा सर फॉर्मूला बन गया G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन RE। ये G यहाँ क्या हो रहा है, सर ये G यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस D अपॉन RE। याद रहे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस विद द डेप्थ, और एल्टीट्यूड में वैल्यू ऑफ G बढ़ती है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ G आपके पास डिक्रीज हो रही है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात को कि ये MCQs में इस तरह की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर हमें समझ में आया और चैप्टर 6 की हमने तमाम डेरिवेशंस कंप्लीट कर ली। इसी तरह हम एक एक चैप्टर की डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे और एग्जाम से पहले आपकी बेहतरीन तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आप 033322433031 पर अपना नाम, अपना कॉलेज, अपनी क्लास मैसेज कर दें ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाए जहां पर और भी मटेरियल शेयर किया जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं, इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट। यानी जब दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हों और उसका आंसर आपको वेक्टर मिले तो वो क्या कहलाएगा, सर वो हमें वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। पिछली क्लास का रिवीजन अगर हम करें, दो क्वांटिटीज जब आपस में वेक्टर मल्टीप्लाई हो रही थी और आंसर हमें स्केलर मिल रहा था तो बीच में हमने डॉट लगाया था और उसको हमने नाम दिया था डॉट प्रोडक्ट का। अब जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में, आज की क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कल जो आपकी क्लास होगी फिजिक्स की उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा एज अ प्रैक्टिस शीट और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर आप मुझे वो रिवर्ट कर रहे होंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो अब आओ बच्चों इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ कहाँ आ सकती हैं, सर ये शॉर्ट में न्यूमेरिकल बन के आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, या फिर ये प्रॉपर्टीज़ हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती हैं। वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस साइन वेक्टर B मल्टीप्लाई बाय वेक्टर A। आपसे इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि आपको A और B की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि इस प्रॉपर्टी पर एक्सप्लेन कर दें उसे, या फिर आपको ये फॉर्मूला MCQs में पूछ सकता है। वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये A मल्टीप्लाई होगा B के साथ और फिर ये A मल्टीप्लाई होगा C के साथ। तो क्या लिख दिया हमने, AB एंड AC। तो A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। फिर हमारे पास से फॉर्मूला आता है A प्लस B मल्टीप्लाई बाय C। अब क्या होगा, सर ये C मल्टीप्लाई होगा इस A के साथ और ये C मल्टीप्लाई होगा इस B के साथ। तो क्या बन जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय C प्लस B मल्टीप्लाई बाय C। अगर A 0 के बराबर नहीं है
और b 0 के बराबर नहीं है, यानी दोनों 0 नहीं है और आपका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है सर, दोनों वेक्टर इस तरह मूव कर रहे हैं, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, दोनों आपस में पैरेलल है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सर वेक्टर a 0 नहीं है, उसका कोई ना कोई नंबर है, वेक्टर b 0 नहीं है, उसका कोई ना कोई नंबर है, लेकिन जब a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। ये हमने पहले ही क्लास में पढ़ लिया था कि वेक्टर पर मल्टीप्लिकेशन और नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स फॉलो नहीं होते, चूंकि उसमें एंगल की बात आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास हम पैरेलल पे कहते हैं 180 का एंगल हमारे पास बन रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आएंगी। तो हमने कहा सर ये क्या है, पैरेलल है। फिर आई जे और के तीनों याद होंगे आप लोगों को, हमने एक्स और जेड एक्सिस के लिए लिया था और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। तो ये आपके पास आई इंटू आई बराबर होगा 0, जे इंटू जे बराबर होगा 0, के इंटू के बराबर होगा 0। कब? जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। आई इंटू जे बराबर होगा के, जे इंटू के बराबर होगा आई और के इंटू आई बराबर होगा जे। इस वीडियो लेक्चर के बाद फौरन डॉट प्रोडक्ट जरूर देखना और दोनों को अपनी कॉपी में कंपेयर कर लेना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा हमें परेशान करता है आपस में, तो दोनों एक साथ आपके पास होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, आई इंटू जे या माइनस जे इंटू आई किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा। जे इंटू के या माइनस के इंटू जे बराबर होगा आई के, और के इंटू आई इज इक्वल टू माइनस आई इंटू के इज इक्वल टू बराबर होगा जे के। अगर आपको ए और बी दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि सर इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे सर? A1 का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर, A2 का मतलब कोई भी नंबर और A3 का मतलब कोई भी नंबर। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। हम इस फॉर्मूला से उसे सॉल्व कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को हमें ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी समझते हैं कि हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस एंड टेंजेंट। हम उसे किस तरह कैलकुलेट करते हैं और आसान तरीके से हम उसे किस तरीके से याद कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सामने एक ट्राइंगल मौजूद है और उस ट्राइंगल को हमने लेबल किया ए बी सी। ए और से बी तक क्या है सर, बेस है। बी से सी तक क्या है सर, हाइपोटेन्यूस है। और ए सी क्या है सर, परपेंडिकुलर है। हमें अभी याद करना होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। स्टूडेंट्स याद रहे कि बेशुमार मरतबा हम कुछ चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक्स और राइम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो आइए, ये जो सारा मैंने आपके सामने लिखा है, इसको न्यूमेरिक से कैसे याद कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ वर्ड सम पीपल हैव curly brown hair till permanent blue। मुझे असल में ये जुमला याद है और इस जुमले से मैंने ये याद कर लिया है। सम के एस से मैंने लिया साइन, पीपल के पी से मैंने लिया परपेंडिकुलर, हैव के एच से मैंने लिया हाइपोटेन्यूस, फिर करली के सी से मैंने लिया कॉस, ब्राउन के बी से मैंने लिया बेस और हेयर के एच से मैंने लिया हाइपोटेन्यूस, फिर टिल के टी से मैंने लिया टेंजेंट, परमानेंट के पी से लिया परपेंडिकुलर और इस ब्लू के बी से लिया बेस। तो अगर ये याद हो जाता है तो याद हो जाएगा क्या जुमला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल परमानेंट ब्लू। कुछ बच्चे और आसान राइम देखते हैं। राइम क्या होता है, सोफे पर हरी चादर बिछी है, तारिक पैर बचाओ। इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो चीज़ें याद करना हमारे लिए निहायत ही आसान है अगर हम इन पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। अब ज़रा इसके बाद अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, AC। हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, BC, मैंने लिख दिया यहाँ पर। बेस का मतलब क्या है, AB। हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, BC।
परपेंडिकुलर का मतलब क्या है AC और बेस का मतलब क्या है AB। तो आप इतना करने के बाद इस वीडियो को या स्टॉप करना और ख़ुद से लिखना, आपका कॉन्फिडेंस खुद इंक्रीज़ होगा कि सर हम इन एंगल्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह कुछ वर्कशीट्स में आप लोगों को भेजूंगा सॉल्व करने के लिए, और अब नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स में और हम आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।